चलिए ध्यान दीजिएगा 2022 का साइंस है, फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्ट बराबर क्या होता है? बोल रहा है कि वोल्ट बराबर फॉर्मूला आपको बताना है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कुलाम। यानी भी बराबर पूछा जाए तो जूल बटा कुलाम होता है, ठीक है। यानी वोल्ट बराबर पूछा जाए तो जूल बटा कुलाम, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कुलाम, ठीक है। वोल्ट बराबर क्या होगा? जूल बटा कुलाम, नहीं ना भुलाइएगा। चलिए आगे। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आपको पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत क्या है? विद्युत धारा। कोई पूछेगा, आपको पूछ देगा कि विद्युत धारा क्या है, तब लिखेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का डिफिनेशन दोनों ने पूछता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह का दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? बोला कौन सा है जो सत्य है? तो कौन सत्य है? कुलाम गुने वोल्ट, यानी जूल का फॉर्मूला हो गया। जूल का फॉर्मूला बोले तो कुलाम गुने वोल्ट। जूल बराबर क्या हो गया? कुलाम गुने वोल्ट। देखिए यही फॉर्मूला से है, ठीक है ना। तो जूल बराबर कुलाम गुने वोल्ट। जूल बराबर क्या होगा? कुलाम गुने वोल्ट। जूल बराबर बोलिए कुलाम गुने वोल्ट। आगे, डैश सीएचओ अभिक्रिया का समूह का नाम क्या है? तो सीएचओ को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। सीएचओ को एल्डिहाइड, याद रखिएगा। सीएचओ को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। सीएचओ को एल्डिहाइड, सीएचओ एल्डिहाइड, न भुलाइएगा। ओएच को एल्कोहल, नहीं भुलाइएगा, याद रखिए। ओएच को एल्कोहल, रुक जाओ। एच को कहा, ठीक है। ओएच को कहते हैं एल्कोहल। देखो CHO को एल्डिहाइड, ठीक है। OH को एल्कोहल, CO को कीटोन, COOH को कार्बोसिलिकॉन, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन समूह में होता है आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन समूह का है। सब कौन सा समूह का है? हाइड्रो। चलिए फिर से एक बार ये तुम आता है। CHO क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। OH को क्या कहते हैं? CO को, COOH को, ये सब आई है, ब्रो है, CN, सब हाइड्रोजन परिवार का। किसका परिवार का? हाइड्रोजन परिवार। तब आगे करो, चलो और एक पेज करिए ना, और उधर, हाँ इसी और छोटा कर दीजिए। चलो ध्यान दे, चुप रहो। एथेनॉल को सांद्रण H2SO के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? बताया एथेनॉल है, उसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। एथेनॉल मतलब मान लीजिए कि अल्कोहल है या दारू है, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं। H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो कौन सा गैस निकलेगा? तो कौन सा गैस निकलेगा? C2H6, ये वाला गैस निकलेगा, C2H6। जिंक ब्लेड किसका धातु का है? जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का। जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का, ठीक है। जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेड से क्या निकलता है? Zn, यानी जिंक ब्लेड Zn का क्या है? अयस्क है। यानी पूछे जिंक का अयस्क कौन है, तो जिंक ब्लेड। जिंक का अयस्क का नाम बताइए। जिंक ब्लेड, जिंक हुआ ये, ठीक है। तो जिंक का अयस्क यानी जिंक ब्लेड लीजिएगा, उसमें से निकालिएगा तो निकलेगा जिंक, ठीक है। तो उससे कभी कभी पूछ देता है कि जिंक का अयस्क का नाम बताइए, तो क्या है? जिंक ब्लेड, ठीक है ना, जिंक ब्लेड। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? यानी कोई आवर्त सारणी उठाए तो सभी तत्व में कौन ऐसा गुण है जो सब जगह एक ही जैसा रहेगा, सब में एक ही गुण पाया जाएगा? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन या कक्षा की संख्या। क्या होगा? कक्षा की संख्या। सभी में कक्षों की संख्या क्या होगा? एक जैसा, एक समान, ठीक है। सभी में कक्षों की संख्या कैसा होगा? एक जैसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया CaO प्लस H2O
अभिक्रिया कराए तो बनाया CaOH का हॉल्टोइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख रहे हैं दूगो है और दूगो से क्या बना रहा है, एगो। तो दोगो से एगो बनाएगा तो कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दो गो अभिकारक है, ये दो गो क्या है, अभिकारक। और दो गो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है तो उसी का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया था। आपको बार बार बताते हैं कि मेंडल से अपना प्रयोग में कौन सा पौधा उपयोग किया, मटर का। ठीक है, मेंडल अपना प्रयोग में किस पौधा का उपयोग किया, मटर का। ठीक है, मेंडल से अपना प्रयोग में कौन सा पौधा, मटर। आगे बढ़ा जाए। वीडियो भी आप देख रहे हैं तो चैनल ठीक है लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो आप लोग रोज देखते हैं, ठीक है ना, लाइक तो कर रहा है, हमको दिखता है। ठीक है, तो लाइक रोज कर रहे हैं आप लोग, लाइक करिए वीडियो को, कम से कम लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बड़ा कर बुआ तो देखो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन में अधिक, वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है किसमें, वायवीय श्वसन। पूछा जाता है दो प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। उसी का और नाम है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी। ठीक है, वायवीय श्वसन को ऑक्सी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा को श्वसन मुक्त होता है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। और सबसे कम ऊर्जा अवायवीय श्वसन, इसको अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है ना। मानव में नर जनन ग्रंथि कहाँ कहलाता है, मानव है उसमें नर जनन ग्रंथि क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, वृषण। क्या कहलाएगा, वृषण। मानव में जनन ग्रंथि का नाम क्या है, वृषण। मानव मतलब मर्दाना में पाया जाता है, सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है वृषण। तो ये पूछा कि मानव में जनन अंग ग्रंथि कौन सा है, वृषण। यानी इसी से बच्चा का डेवलपमेंट, बच्चा का जन्म वृषण के ही कारण होता है। ठीक है, तो वृषण में ही शुक्राणु का भी निर्माण होता है। तो पूछा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण। अब वृषण सिर्फ पाया जाता है नर में, याद रखिएगा। वृषण किसमें पाया जाता है, नर में। ये भी पूछता है कि वृषण किसमें पाया जाता है, तो नर में। मदा में नहीं पाया जाता है, नर में। आओ, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन का, जिससे हम लोग का भी जीवन सबका, इस मेन विशेषता क्या, अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। क्या है, देख लीजिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि। जीवन अब जन्म लेता है, जब से धीरे धीरे आदमी क्या होता रहता है, वृद्धि करते जाता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि करना। धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि, यानी डेवलपमेंट होते जाता है बॉडी का जन्म के बाद। समझे, चलिए आगे बढ़े, तो आगे किया जाए। चलो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण किसमें होता है, पौधों में। स्वपोषी का उदाहरण सिर्फ है पेड़ पौधा। ठीक है, स्वपोषी पोषण का उदाहरण कौन है, पेड़ पौधा। स्वपोषी पोषण में ही क्या होता है, पेड़ पौधा में होता है। आपको पूछता है कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, तो वैसा जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, ऐसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। इसमें उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, बोला कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है बॉडी का, शरीर में एक प्रक्रिया प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। कभी पूछेगा कि कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी शरीर में एनर्जी जो आपको मिल रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्योंकि शरीर का कोई करंट सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का बिजली घर कहते हैं, बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में।
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है? न्यूरॉन। देखिए, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। कोशिका का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसमें इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।